हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 7 का पाठ 11 पढ़ेंगे, जंतुओं और पादप में परिवहन। इसमें हम रक्त वाहिनियां पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 129 पर है। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स है वो हमने पहले वाले वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप पहले वाले टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। रक्त वाहिनियां। इससे पहले हमने पढ़ा था रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है, रक्त में क्या क्या होता है, कौन कौन सी कोशिकाएं रक्त में पाई जाती हैं। अब हम रक्त वाहिनियां पढ़ेंगे। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं। ये पहले ही बताया था, जब लेसन शुरू हुआ था शुरू में बताया था कि शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो शरीर के रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। रक्त वाहिनियां क्या होती हैं? जैसे नालियां होती हैं, नालियां जिसमें पानी एक स्थान से दूसरे स्थानों तक ले जाया जाता है। इसी प्रकार से रक्त की भी पतली पतली नालियां होती है, पतली पतली बिल्कुल बारीक होती हैं। ये इनको रक्त वाहिनियां बोलते हैं, जो क्या कार्य करती है? रक्त को एक शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। यह पहले ही पढ़ा हमने। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है। रक्त क्या करता है? इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। ये पहले हमने रक्त के कार्य में पढ़ा था कि रक्त ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले जाते हैं। अब जो ऑक्सीजन हमने ली थी वह शरीर के सभी भागों में भेज दिए और वहां से सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को रक्त वापस लेकर आता है। इस रक्त को वापस हृदय तक लेकर जाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। देखिए, इस रक्त को वापस हृदय में ले जाया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वह रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यह रक्त वापस हृदय में जाता है, वहां से यह फेफड़ों में जाता है। देखिए, इसका एक अच्छा उदाहरण है। जो जैसे मान लो स्कूल आते हैं तो आपने देखा होगा स्कूल की बसें होती हैं, बच्चों को लेकर जाती हैं स्कूल में, फिर वहां से वापस घर लेकर आती। तुम जो भी जैसे मान लो स्कूल में नहीं तो साइकिल पे जाते होंगे, साइकिल से खुद जाते हैं और बैग को लेकर जाते हैं, फिर वापस घर पर आते हैं। तो इस प्रकार से रक्त क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जाता है और इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। और फिर वापस जब आता है तो यह कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अन्य पदार्थों को भी लाता है और इस रक्त को वापस हृदय में ले जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। फेफड़ों से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, जैसा कि अध्याय 10 में पढ़ा था, जीवों में श्वसन। इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और शिराएं। ये शुरू में बता दिया था। देखिए ये रही धमनी है जो नीले रंग की है, ये धमनियां लाल रंग की है और शिराएं नीले रंग की है। अब धमनियां क्या होती हैं? धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। धमनियों में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है और ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ये धमनियां ले जाती हैं। ये रेड कलर दिखा रखा है धमनियों का। ये साफ रंग होता है रक्त का, लाल होता है, तो इसलिए जो धमनियां होती है ऑक्सीजन से समृद्ध जो रक्त होता है उसको लेकर जाती हैं, तभी इसमें लाल रंग दिखा रखा है धमनियों का ये। और चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। जो धमनियां होती हैं उनमें जो रक्त प्रवाह तेज होता है, तो तेज होने के कारण और अधिक दाब भी होता है, तो धमनियां हैं उनकी भित्तियां टूट ना जाए, इसलिए उसको धमनियों की जो भित्तियां होती हैं वो मोटी होती हैं और प्रत्यास्थ होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं।
ताकि ज़्यादा प्रवाह से उनको कोई नुकसान ना हो और ज़्यादा अधिक दाब से कोई नुकसान ना हो। इसलिए अपने आप ही धमनियाँ जो होती हैं वो मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। आइए हम धमनियों से रक्त प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 11.1 करते हैं। अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी उंगलियों को अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। देखिए इस प्रकार से रखना है और महसूस करना आपको यहाँ स्पंदन होता है, कुछ धक धक की सी आवाज आपको आएगी इसमें। तो ये स्पंदन क्यों होता है? ये स्पंदन नाड़ी स्पंद कहलाती है, नब्ज कहलाता है। ये जो स्पंदन होता है, जो धक धक की आवाज आती है, इसको नाड़ी स्पंद बोलते हैं या फिर नब्ज बोलते हैं। और ये धमनियों के प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होती है। देखिए आपने कभी देखा होगा पानी जब नालियों में बहता है, पानी जब नलियों में बहता है तो उसमें कुछ आवाज आती रहती है। तो इसी प्रकार से जब रक्त इन धमनियों में बहता है, प्रवाहित होता है, तो इसमें भी कुछ आवाज आती है जो कि धक धक की आवाज होती है। देखिए 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है, कितनी बार धक धक की आवाज आती है 1 मिनट में। आपने कितनी नाड़ी स्पंद गिने? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। 1 मिनट में जितने स्पंद होते हैं वह स्पंदन दर कहलाती है। याद रखेंगे स्पंदन दर क्या होती है? 1 मिनट में जितने स्पंद होते हैं उनकी संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम अवस्था में किसी भी स्वस्थ व्यक्ति की जो स्पंदन दर होती है वह 72 से 80 स्पंदन पर मिनट होती है। 1 मिनट में 72 बार या 80 बार स्पंदन होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति का। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंद को अनुभव करते हैं। तो जैसे हाथ में आपने पता लग गया, या फिर आप पैर में भी, पैर जो होता है वहां पर भी, जैसे हम यहाँ कलाई देखें वहां पर भी तक तक देखेंगे आप, वहां पर भी स्पंदन महसूस कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए और अपने द्वारा जो आपने स्पंदन दर जो ज्ञात हुई है वह यहाँ पर लिखने, अपने दोस्तों के नाम लिखिए, वहां पे स्पंदन दर लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद है शिराएं। अब हम शिराएं के बारे में पढ़ते हैं। ये रक्तवाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती हैं। देखिए जो धमनियां होती है वह तो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आई है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है उसको शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाने वाली जो रक्तवाहिनियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? शिराएं। शिराएं जो होती हैं उनमें कौन सा ब्लड होता है? उनमें होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जो ब्लड होता है, ये शिराएं ब्लू कलर की। इसके बाद है शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं क्योंकि इनमें जो ब्लड का दाब है इतना ज़्यादा नहीं होता है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। जो धमनियां थी उनमें से रक्त शरीर के सारे भाग में जाता है, लेकिन जो शिराएं होती हैं उनमें ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। ये देखिए परिसंचन तंत्र की व्यवस्था लिखती है। ये धमनियां हैं, ये शिराएं हैं, ये केशिकाएं हैं और ये फेफड़े हैं, ये हृदय है। ये परिसंचन तंत्र की व्यवस्था चित्र है, इसको आप बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चित्र 11.3 देखिए। क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं? देखिए ये धमनियां हैं, ये छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित हो गई, या फिर यहाँ से जहाँ से देखेंगे आप यहाँ पर देखिए ये जो धमनियां ये छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित हो गई, ये रही छोटी छोटी वाहिनियां। इसके बाद उत्तकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नालियों में विभाजित हो जाती हैं और जो ये पतली पतली नालियां हैं ये उत्तकों में पहुंचकर और पतली नालियों में विभाजित हो जाती है जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। ये केशिकाएं हैं, ये इधर जो ये दिखाएगा चित्र, ये केशिकाएं हैं और पतली पतली नालियां बन गई हैं इसकी। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। यहाँ से ये धमनियाँ, ये धमनी देखिए ये विभाजित हो गई, फिर ये सब मिलकर शिराएं बनाती हैं जो कि हृदय तक जाती हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं।
चित्र 11.3 देखकर मैं भ्रमित हूँ। मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती हैं। पहले ने समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती हैं, इसलिए इसे सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती हैं। फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी थोड़ा सा समझेंगे और हम हृदय से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।